Hi, my name is Vidhi Chak. I am a chartered accountant by profession and teaching and training comes to me as a passion. So this video is called Introduction to Law. So we will learn what is law, why do we need law. This video is specific to CA Foundation students and you could reach to me on this email ID for any clarifications or any information. Let's begin. So the first question is why do we need law? हमें law चाहिए क्यों? थिंक ऑफ इट, एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे जिसको जो करना है वो वैसे कर रहा है, जिसकी जो मर्जी आ रही वो कर रहा है। क्या होगा उसमें? कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, कुछ लोगों को नहीं आएगी। तो सोसाइटी में हमें एक हार्मनी चाहिए, एक ऑर्डर चाहिए, उसलिए हमें लॉ की जरूरत होती है। द फर्स्ट पॉइंट टू दिस इज व्हाई डू वी नीड लॉ? बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोसाइटी दैट रेगुलेट्स ऑर्डर एंड प्रोवाइड्स फॉर हार्मनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, लॉ है, हार्मनी है, ऑर्डर भी है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। सो डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए वापस हमें लॉ की जरूरत है। इट इज अ मैकेनिज्म, फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ऑलराइट, देन टू प्रोटेक्ट अ पर्सन, प्रॉपर्टी एंड राइट्स वी नीड लॉ। लोगों को संभालने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए और अपने राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए हमें लॉ की जरूरत है। See, we are a democratic country, which is a government for the people, by the people, and of the people. So, जो भी हमारा लॉ है वो ऐसे गवर्न होगा जिससे कि मेजॉरिटी को हम की विलिंगनेस को हम प्रमोट करें और माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सो प्रोटेक्शन इज ऑफ ऑल पीपल, ऑल प्रॉपर्टी, ऑल राइट्स, एंड ऑल्सो टू डेवलप willingness of the majority and protecting the minority. So the next point is represent the will of majority and protect the rights of minority. See, law की जरूरत का बहुत बड़ा context है ये. We have taken like 4 points that are understandable and satisfying the intellect also. ठीक है, तो ये 4 चीजें ही सिर्फ नहीं है, और भी बहुत सारे reasons है कि हमें law की कोई जरूरत पड़ती है. All right. Now the question is what is law? Law माने क्या? तो लॉ माने कि ऐसे नियम, ऐसे कानून जो कि अथॉरिटी इम्पोज करती है उसके लोगों के ऊपर और उन लोगों पर एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, अब लॉ बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका हो गया कि मैंने एक्ट बना दिया, फिनेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जो जो आपने सुने होंगे, ये एक्ट बना के अगर हम डाल सकते हैं वो लॉ बन जाता है। दूसरा तरीका है जी, कॉमन पार्लियामेंट में जो चीजें होती है उसकी बेसिस पे चीजें बनी, जैसे कि एक डिस्प्यूट हुआ, जैसे से अयोध्या का डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि मंदिर यहाँ बनेगा, मस्जिद यहाँ बनेगी, तो वो जो जुडिशियल डिसीजन दे दिया उससे भी लॉ बन गया। वो जुडिशियल डिसीजन भी लोगों पे एप्लीकेबल है। तो या तो एक एक्ट बना दो, या तो कोई डिसीजन, कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन उस एक्ट को सपोर्ट करते हुए, अदरवाइज जस्ट लाइक दैट। जैसे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अयोध्या का, इट वाज नॉट ऑन बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एक्ट, it was a judicial decision which was required by the community. All right. So whether in the form of legislation or of custom and policies recognized and enforced by judicial decisions. All right. तो कानून क्या होता है? ऐसे नियम, ऐसे कायदे जो कि एक अथॉरिटी बनाती है एक कम्युनिटी के लिए और उस कम्युनिटी के लोगों पे वो एप्लीकेबल रहता है। All right. Moving on, हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है दैट इज अ मेजर लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम, उसके नीचे आते एक लेजिस्लेटिव बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियल। लेजिस्लेटिव यानी वो जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव यानी वो जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट कराता है, और जुडिशियरी यानी वो जो लॉ को इंटरप्रेट करता है और डिस्प्यूट सॉल्व करता है। वापस देखते हैं, लेजिस्लेटिव यानी वो जो लॉ को बनाता है, legislature has the power to make rules or law and it also seeks accountability from executives, और executive से ऊपर भी है legislative जो उनसे accountability चाहता है, उनसे जवाब चाहता है। legislative body में हमारा आ गया पार्लियामेंट, आ गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आ गया वो सब। देन एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं वो जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, दे आर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी। जुडिशरी यानी कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो कि लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये 3 हमारे पार्ट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हमारा कंसर्न ओवरऑल सबके साथ है, पर मेजरली लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के साथ रहता है। मूविंग ऑन, सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। उसमें 2
टुकड़े होते हैं, एक होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बनता है एमएलए से, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विधानसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है एमपी से, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब हमें इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उतना समझना है इसे जितना हमारे लिए जरूरी है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एमएलए से, सेंट्रल गवर्नमेंट एमपी से। एमपी जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, डायरेक्टली वोटेड। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, दैट इज इनडायरेक्टली वोटेड। अच्छा, हम एक और चीज समझे कि लोअर हाउस का दूसरा नाम होता है, अपर हाउस का भी एक अलग नाम होता है। लोकसभा राज्यसभा के अलावा भी लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ना ये जो मैट्रिक्स है इसको हम एक समझ रहे हैं, अपनी समझ के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एमपीज कौन होते हैं, एमएलएस कौन होते हैं। हम इस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि कितनी सीट्स होती है, कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, अपोजिशन पार्टी का क्या रोल होता है, हम इन सब चीजों में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यहाँ पर ये व्यू कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, ये समझने कि लॉ से एक्ट कैसे बनता है। हाँ जी, लॉ से एक्ट कैसे बनता है, एक एक्ट बनता कैसे है, शुरुआत कैसे होती है, वो हमारा मेन मकसद है। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या चीजों पे बात करने का राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या राइट है, और दोनों मिलकर किन चीजों को डिसाइड करते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है, वो उसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, तो उसके जो रूल्स है, उसकी जो रेगुलेशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रूल्स है वो हो गए बड़ी चीजों के, जो ओवरऑल कंट्री की एक्टिविटी है, जैसे रेलवेज, जैसे डिफेंस। तो ऐसे ये कहाँ डिफाइन किया हुआ है, कैसे, उसका थोड़ा सा आइडिया और लेंगे। तो देखिए, तीन तरह की लिस्ट होती है। ये तीनों लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज है। जैसे कि एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि जो पूरे कंट्री के लिए जरूरी है, वो डिसीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों मिलकर बनाएंगे। जैसे यूनियन लिस्ट में आ जाता है डिफेंस, रेलवे, बैंक, ये ऑल ओवर कंट्री एक्टिव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। स्टेट लिस्ट में आ गया पुलिस, एग्रीकल्चर और बेसिक ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट इज अगेन विथ द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि वो सब चीजें जो कि दोनों मिलकर बनाएंगे, जिन पे दोनों का डिसीजन एप्लीकेबल होगा। इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट, एजुकेशन। हमने अभी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें और भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। मूविंग ऑन, हाउ इज एन एक्ट मेड, जो हमारा बेसिक मुद्दा है। देखिए, पहले होता है पब्लिक डिमांड। पब्लिक के इंटरेस्ट में पब्लिक की डिमांड एक होती है, फिर वो उस डिमांड को डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट किया जाता है एक बिल में। Whenever an idea of a public demand is documented, it is called a bill. फिर इस बिल को प्रेजेंट करते हैं दोनों हाउसेस में। मैंने दो हाउसेस देखी, लोकसभा है, राज्यसभा। फिर वहां पे प्रेजेंट होने के बाद में, डिस्कशन होने के बाद में, प्रेसिडेंट आते हैं इस पिक्चर में। प्रेसिडेंट असेंट करते हैं उसको, और वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हो जाता है और एक्ट बन जाता है। सो व्हेन अ बिल इज presented before both the houses, agreed upon, then president will assent on it, and then official gazette में उसका announcement हो जाएगा, वो एक एक्ट बन जाएगा। इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस डिटेल में भी समझेंगे। अच्छा, बिल होते हैं दो तरीके से। एक बिल होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल यानी मिनिस्टर्स का, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री में कुछ रिक्वायरमेंट है, तो वो बिल जो ऑफर होगा वो हो जाएगा आपका पब्लिक बिल, मिनिस्टर का बिल। फिनेंस मिनिस्ट्री में हो जाए रिक्वायरमेंट, तो होगा फिनेंस बिल। और फिर फिनेंस बिल को बोथ हाउसेस में रीड होता है, असेंट होता है, देन फिनेंस एक्ट आपका बनता है। तो वो हो गया पब्लिक बिल। प्राइवेट बिल यानी कि वो जो कि नॉन मिनिस्टर्स के ऑफिस आते हैं, जहाँ यानी कि ऑपोजिशन जो लेकर आती है उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। ऑलराइट, मूविंग ऑन, हम थोड़ा समझते हैं कि ये रीडिंग्स इन द बोथ द हाउसेस यानी कि क्या। देखिए, बिल आया, एक ऑर्डिनरी बिल आया मान लीजिए, और इसकी रीडिंग हुई पहले लोकसभा में। लोकसभा में होगी तीन रीडिंग्स, पहले इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, फिर वोटिंग। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि भैया बिल की कंटेंट्स क्या है, हम क्या चाहते हैं बिल में चीजें क्या दी है। फिर होगा डिस्कशन, अपने व्यू पॉइंट सब रखते हैं, अपने पर्सपेक्टिव सब रखते हैं। फिर होती है वोटिंग। अगर वोटिंग मेजोरिटी से हो गई तो ये बिल जो होगा वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, और अगर नहीं होगी तो यहीं पे खारिज हो जाएगा। This, if the voting is not in the favor of the bill, then the bill will be cancelled here and there. And if it is passed, then it goes to the next level, that is Rajya Sabha.
सो दो केसेस हो सकते हैं. इफ नॉट पास बाय सिंपल मेजॉरिटी देन कैंसिल, बट इफ पास देन इट गोज टू राज्यसभा. राज्यसभा फिर से वही 3 प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड वोटिंग. अब हो सकता है कि यहाँ पे ये लोग डिसाइड करें कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए. अगर चेंजेस होते हैं तो वो चाहते हैं रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा में. तो वोटिंग करके बोलते नहीं अपने को चेंजेस करने, इट विल बी अगेन रिकंसिडर्ड, वापस जाएगा डिस्कशन एट लोकसभा, फिर डिस्कस होगा, वोट होगा, फिर वही सेम वापस से. और अगर नहीं वी एग्री अपॉन इट देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट. तो अगर चेंजेस है देन हो जाएगा डिस्कशन के लिए, इफ नॉट देन इट विल गो टू प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट विल असेंट ऑन इट एंड उसका एक्ट बन जाएगा. अच्छा, हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई एक कंसेंसस नहीं बनता है, तब क्या करेंगे, देन प्रेसिडेंट कॉल्स ए जॉइंट सेशन. वो दोनों को बुलाते हैं, लोकसभा भी आता है राज्यसभा भी आता है, फिर जॉइंट डिस्कशन होता है. उसके बाद में प्रेसिडेंट को असेंट करके जैसा होता है, अगर असेंट होता है तो एक्ट बनता है, नहीं होता तो कैंसिल हो जाता है. So the next thing that comes is a joint session. So if disagreement between both the houses, then a joint session is called and then president would take the action. Alright, this is a basic mechanism of how an act is made. हम इसकी समझ से इसलिए रखना चाहते हैं कि हमारे इंटेलेक्ट शांत रहे कि ठीक है ऐसे बनता है, या ऐसे एक्ट बनता है, ऐसे बिल होता है, कुछ चीजें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं. ये आपके कोर्स के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एन इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज गुड फॉर यू, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करी. अब बात आती है सीए फाउंडेशन में हमें क्या चाहिए, बिजनेस लॉज, उसमें क्या चीजें आती है. तो बेसिकली हम ये 5 चीजों पे बात करेंगे. पहला होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, चौथा लिमिटेड लायबिलिटी एंड देन कंपनीज एक्ट. द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें हम कुछ 75 सेक्शन डिस्कस करते हैं. क्यों समझना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आप समझिए. बिजनेस लॉज हमें इसलिए समझने हैं क्योंकि जब आप डील करेंगे आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड, आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल वर्क मोर इन द बिजनेस लॉज. आप पर्सनल लॉज में नहीं जाएंगे, आप सिविल लॉज में जाएंगे, आप बिजनेस लॉज पे काम करेंगे. तो जरूरी समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करता है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझना जरूरी है आपके लिए. कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें होती है जो उसको वैलिड बनाता है, कौन सा इनवैलिड होता है, बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम इसलिए समझते हैं क्योंकि रेवेन्यू इज अ मेजर थिंग इन एनी बिजनेस. Any business that is going on is to earn profit, except the non-profit Section 8 companies. But general motive of a business is to earn profit. Profit कैसे आएगा, सेल करोगे, सेल बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा. सेल को समझने के लिए आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे जाना पड़ेगा. पार्टनरशिप एक्ट आपको क्यों समझनी है, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक तरीका है काम करने का. उसके अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ताकि उससे रेलिवेंट डिसीजन जो आप बेहतर कर सके. The limited liability partnership is a new form, is a new branch. ठीक है, 12 साल हो गए ऐसे, but it is not very popular as of yet. तो LLP Act 2008 भी हम इधर पढ़ते हैं. Then Companies Act 2013 हम पढ़ते हैं क्योंकि we will deal with companies as and when we qualify. So basically 5 acts हम पढ़ते हैं. आप ये समझिए कि सीए फाउंडेशन लेवल पे आप बहुत बेसिक लेवल पे समझते हैं, इनकी इन डेप्थ नॉलेज हम बहुत नहीं लेते. इट इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर सपोज्ड टू टेक. अच्छा, सीए फाउंडेशन में बिजनेस लॉ का वेटेज है 60 मार्क्स का. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वन टू. ओके, सो देन इन पांचों चीजों में हम कुछ कुछ चीजें जो है समझेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे मैंने बताया 1 to 75 के हम सेक्शन सीखेंगे. व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस क्या होता है, ब्रीच क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है और बहुत कुछ. ध्यान रखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी डिटेल में हमने यहाँ पे पढ़ना है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे. हम समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, कंडीशन ऑफ वारंटीज क्या होती है, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है, डिलीवरी क्या होता है, हम उसे डिटेल में आप पढ़ेंगे. फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नॉर्मल सी बात है, पार्टनर क्या राइट होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फॉर्म को डिसॉल्व कैसे करते हैं, वो सब चीजें से आप. एलएलपी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि एलएलपी क्या होता है, कैसे बनता है, इसमें खासियत क्या है, जरूरत क्या पड़ी एलएलपी लाने की. जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था तो जरूरत क्या पड़ी एलएलपी लाने की. देन द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 2013 का हम बहुत बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे. इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होते हैं, एक बेसिक नॉलेज कंपनीज एक्ट का हम यहाँ पे लेते हैं. तो सीए फाउंडेशन में हम बस ये कुछ चीजें डिस्कस करनी है.
इस वीडियो के साथ में हम एक पीडीएफ आपको साथ में देने वाले हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन जो कि हो सकता है आपको पुरानी स्लाइड्स में से कुछ क्वेश्चन आए होंगे जो कि हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन या कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए हो, you can always connect to me with the mail that I've mentioned in the first slide and also in the description. So hopefully we will see you again with some more videos, and all the best and thank you.